रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होगा, उनको डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता जाकर के रजिस्टर्ड करेंगे। हमारे एक एक गली मोहल्ला और कॉलोनी के प्रभारी होंगे, गांव प्रभारी होंगे, और जो लोग अपने साधनों से आएंगे उनकी लिस्टिंग होगी, और जो बसों के माध्यम से आएंगे उसके लिए हमारे करीब 5000 से ज्यादा बस प्रभारी होंगे। माने ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। माने जो स्पिरिचुअल मैकेनिज्म, स्पिरिचुअल जो है मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी आप इस योग के अनुष्ठान में देखेंगे। इसीलिए दोनों ग्राउंड लिए हैं, और जो है अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी का भी ग्राउंड उसी में सम्मिलित होगा। वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगाएंगे, दोनों ग्राउंड आगे से पीछे तक लिए जाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था अलग जगह होगी। सभी लोग यूनिफॉर्म में होंगे। उनको कुछ को आयुष मंत्रालय की तरफ से जो टी शर्ट है वो दिए जाएंगे, बाकी के लिए पतंजलि योगपीठ से सेवा की जाएगी। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए गिनीज बुक में से किसी को बुलाया? उसके लिए जो है गिनीज बुक वालों को और जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों को बुलाएंगे। आपने कहा भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए भी योग काम कर सकता है। केजरीवाल जी का नाम दिया, तो इस योग से आपका क्या मैसेज है केजरीवाल? नहीं, मेरे लिए तो यही प्रश्न था ना कि लोग परेशान हो रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण कैसे खत्म होगा। तो योग एक समाधान है। योग करने वाले व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता। स्वामी रामदेव की आज तक कोई बोली नहीं लगा सका। मैं आपके सामने बैठा हूं, आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। योगी व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता, और वो अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो सकता। उसमें अपने ध्येय के प्रति इतनी दृढ़ता, अपने संकल्प के प्रति इतनी दृढ़ता होती है कि वो विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता हुआ अपने स्वधर्म में समाहित रहता है। तो कोई तत्व तो चाहिए जिसका हमें आश्रय मिले, और हम कदाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण से बचें। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपने यहां योग को समाहित करना चाहिए, जिससे कि उनके यहां प्रश्न ना। बाबा, अखिलेश यादव को चुनाव के वक्त एक गलत धारणा थी गुजरात के गधों के बारे में। आज उन्होंने कहा है कि गुजरात में कोई शहीद हुआ हो तो बताओ बॉर्डर पर। किस तरह से देखते हैं अखिलेश के इस बयान? मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी प्रांत के बारे में, किसी प्रांत की संस्कृति, सभ्यता, उसके स्वाभिमान और गौरव के बारे में कोई भी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जैसा मैंने प्रथम ही लाइन कही यहां पर कि 565 रियासतों में बटा था भारत। एक वक्त था जब अखंड भारत था, लेकिन आजादी से पहले एक अखंड भारत का कोई सपना नहीं ले सकता था। और उन 565 रियासतों को एक करने वाला कोई स्वाभिमानी पुरुष, कोई लोह पुरुष जिसने इस भारत को एक किया, इससे बड़ा शौर्य का, पराक्रम का प्रमाण गुजरात से और क्या हो सकता है। और बाकी तो कोई कुछ भी बोलते हैं अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उसके बारे में क्या कहूं। बाबा, आपने कहा कि 5 साल में 1 लाख करोड़ आपका होगा, तो उसमें आपका फूड स्टोर का जो है ये वो उसमें शामिल होगा, और ये कब तक होगा? इसमें बहुत कुछ होगा। जो भी शुभ है, आरो भद्रः कृतो यंतो विश्वतः, जो शुभ है वो पतंजलि में होगा। और हम वैसे भी योगासन कराते हैं, विदेशी कंपनियों का थोड़ा शीर्षासन भी होगा। और हम तो मोक्ष के मार्ग के पथिक हैं, तो विदेशी कंपनियों का जितना जल्दी मोक्ष हो जाए भारतवर्ष से, उतना ही इस राष्ट्र का कल्याण होगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज तक जो हजारों कंपनियां हिंदुस्तान में आई हैं, कोई यहां पर चैरिटी करने के लिए नहीं आई। पतंजलि ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि पतंजलि का 1 रुपए का भी प्रॉफिट स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण प्रयोग नहीं करेंगे। पतंजलि के संचालक संसारी नहीं है,
और हमारे बाद में पतंजलि के उत्तराधिकारी भी संसारी और कारोबारी नहीं होंगे, सन्यासी इसको चलाएंगे और पतंजलि का 100% प्रॉफिट एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, गो अनुसंधान के लिए और भारत माता की सेवा के लिए होगा। अभी हमने 1-2 प्रकल्पों की घोषणा की है कि जो सीमाओं पर शहीद हो जाते हैं उन शहीदों के बच्चों के लिए भी पतंजलि शहीद सैनिक स्कूल हम खोलेंगे, जिसमें शहीदों के बच्चों को निःशुल्क हम पढ़ाएंगे और आगे उनको विश्वविद्यालय में भी पढ़ाएंगे। माने पूरे देश में सैकड़ों आचार्य कुलम, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। और जैसे हमने आयुर्वेद के क्षेत्र में आजादी के 70 वर्षों बाद पहली बार ये पहल की कि हम आयुर्वेद की दवा को दवा का दर्जा दिलाएंगे। अभी तक WHO और विश्व के समृद्ध देश, विकसित देश आयुर्वेद की दवा को दवा का दर्जा ही नहीं देते। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करेंगे। हमने अपने लाइफ का टारगेट बनाया हुआ है कि आने वाले 20-25 सालों में हम करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी का काम करेंगे। अब इतना रुपए मुझे दान में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इतना दान तो करते नहीं। बड़े बड़े करोड़पतियों से मैंने खूब भीख मांग के देखी, किसी ने दिया ही नहीं। तो हमने कहा हम लोगों से दान भी लेंगे, लेकिन हम अपनी सेवा को समर्थ बनाएं। अर्थ की 4 दिशाएं हैं, अर्थ, अनर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। पतंजलि का अर्थ परमार्थ के लिए नहीं है, पतंजलि का अर्थ स्वार्थ के लिए नहीं, अनर्थ के लिए नहीं, पतंजलि का अर्थ परमार्थ के लिए है। इस संकल्प के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। गुजरात के लिए आपका कोई प्लान है इन्वेस्टमेंट? नहीं, मैंने बोला ना, हमारा तो काम ही एक ही रह गया कि अर्थ से कैसे परमार्थ किया जाए। तो एजुकेशन के फील्ड में और भी प्रोडक्शन के फील्ड में, और शायद अभी 21 जून तक आपको ये भी खुशखबरी मिल जाए कि हम दुनिया का गाय के क्षेत्र में जो अनुसंधान का काम है कि आज हमारे गिर नस्ल की गाय ब्राजील में 50-60 किलो दूध देती थी, यहां क्यों नहीं? तो हम गिर से लेकर के तमाम कांग्रेस और दूसरी जो नस्ल की गायें हैं गुजरात और राजस्थान में, उनसे 50-60 किलो दूध देने वाली गाय की नस्ल हम यहां कैसे करें तैयार। ब्रीड सिलेक्शन, सीमेन सिलेक्शन, जिससे कि बछड़े नहीं बछड़ियां ही पैदा हो, और उसके साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन कि जो गाय आज 3 से 5 किलो दूध दे रही है उसकी कोख का इस्तेमाल करके सरोगेट मदर की तरह उसे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से 50-60 किलो दूध देने वाली गाय तैयार की जा सके। इसके बारे में भी हो सकता है गुजरात में ही हम उस गो अनुसंधान का केंद्र खड़ा कर दें। उसके लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। शायद 21 तारीख तक इस संदर्भ में भी आपको एक गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है। पहले रामदेव जी जब योग शुरू किया तब रामदेव जी गैर राजनीतिक दल के व्यक्ति थे, वो नाम बहुत बड़ा हो गया। उस समय आप राजनीतिक दल से क्यों जुड़े हुए हैं? हाँ, आई एम 100% नॉन पॉलिटिकल पर्सन। आप तो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। देखो, मैं सरकारी साधु नहीं, मैं असरकारी साधु हूं। राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। अब देखो भाई, अब मेरे कपड़े भगवा है इसमें मैं, ये तो मेरी परंपरा है। इन्होंने तो भगवे पहन भी नहीं रखे। देखो, कोई भी दल अच्छा करे देश के लिए, हम उसके साथ हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना उनका साथ दें। मैं यदि देशभक्तों का साथ नहीं दूंगा तो क्या देशद्रोहियों का दूंगा? आजादी के 70 वर्षों के बाद देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, अपने प्राचीन परंपराओं, विरासत को गौरव देता है और सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरा एक भारतीय होने के नाते कर्तव्य बनता है। मैं सन्यासी हूं, लेकिन सन्यासी से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझ पर लागू है। मैं भगवान के विधान को मानता हूं, लेकिन मैं देश के संविधान को भी मानता हूं। इसलिए जो अच्छी मनसा से देश को चला रहा है, जिसकी नीतियां अच्छी हैं, जिसकी नीयत अच्छी है और जिसका अच्छा नेतृत्व है, उसको साथ देने में क्या गुरेज? अच्छी बात है, साथ दे रहे। लेकिन मैं नॉन पॉलिटिकल था, हूं और रहूंगा। कभी ना कोई चुनाव लड़ूंगा, ना कोई राजनीतिक पद लूंगा, ना कोई राजनीतिक लाभ लूंगा, ना कोई राजनीतिक सम्मान लूंगा। स्वामी जी, एक बात कलकत्ता की जो मस्जिद है टीपू सुल्तान मस्जिद, उसके
इमाम बरकती ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि कोई भी मुसलमान अगर आरएसएस या वीएचपी से जुड़ेगा तो उसकी पिटाई करेंगे। बरकती जैसे लोगों को भगवान खुदा अल्लाह गॉड सद्बुद्धि दे। इस तरह की वाहियात बातें किसी धर्मगुरु से तो क्या अधर्मगुरु से भी कोई सुन नहीं सकता। जो अधर्म करते हैं वो भी कम से कम चुप तो रहते, बोलते तो अच्छी बात है। ये इस तरह से वाहियात बात करना शोभा नहीं देता है। हमारा कोई कार्यकर्ता मुसलमानों के साथ जाता, मैं तो खुद मस्जिद में जाता हूं, गिरजाघर में भी जाता हूं, क्या दिक्कत है? मजहब अलग हो गए, पूर्वज तो एक ही है, खून तो एक ही है। तो हम मेलजोल की बात करें, योग की बात करें, ये वियोग की बात करना, तोड़ने की बात करना, एक दूसरा का सिर फोड़ने की बात करना, मुझे लगता है ये धर्म के नाम पर कलंक है, धब्बा है। स्वामी जी, बाबा आपको नहीं लगता स्वामी जी, कि one minute। सिविलाइजेशन की वजह से साइंस पे काफी इफेक्ट हो रहा है? अभी तक का जो रिसर्च और साइंस है हम उसको एक तरह से- वैदिक सिविलाइजेशन में अपने आप साइंस बहुत ऊंचे दर्जे पर था, लेकिन आज की भाषा में उस वैदिक साइंस और स्पिरिचुअल साइंस को मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना, ये आज के युग की आवश्यकता है। इसलिए हम दोनों को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी के संदर्भ में भी मैंने कहा कि वो आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, क्योंकि मैंने यहां गुजरात में एक दो जगह बोर्ड लगे देखे थे, आधुनिक भारत के निर्माता। मैंने कहा ये थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, आध्यात्मिक और आधुनिक भारत के निर्माता। स्वामी जी, ये सोच होनी चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी, जो कश्मीर समस्या है उसमें ये योग के बारे में कोई सुझाव आपके क्या कोई प्लान है? कश्मीर समस्या के लिए तो योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो बढ़िया हो जाए। अभी आप कोई ऐसे ये एक अच्छे दिन आए कि हिंदी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, लंगोटी धोती पहनने वाले, कान में कुंडल डालने वाले नाथ, जिनको लोग भीख भी अच्छे से नहीं दिया करते थे, उनको देश के सबसे बड़े प्रदेश का राज दे दिया। और योग के द्वारा, उद्योग के द्वारा योगियों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं, देश के भी अच्छे दिन आ रहे हैं, फकीरों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं, वजीरों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं। स्वामी जी, अभी एक और सवाल है बरकती पे ही। उन्होंने ये भी कहा है साथ ही में कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो जिहाद कर दें। मुझे लगता है जिनकी आप बात कह रहे हो, जिनमें कुछ दम होता है ना, वो करके दिखाते हैं। वो कायराना बातें कर रहे हैं, कुछ दम है तो कुछ करके दिखाए ना। जिहाद एक गली में तो करके दिखाए, हिंदुस्तान में तो बात नहीं रुकी है। ठीक है जी। बाबा जी, खास करके 6 दिन तो आधे आप हर एक क्षेत्र में बोल रहे हो, पर देश को वजह से आपने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था काले धन को लेकर। देश में वही स्थिति है, आया तो नहीं पर विजन माल्या के थ्रू थोड़ा ज्यादा जो बाहर जरूर चला गया। तो क्या बाबा रामदेव इस मुद्दे पर फिर से कहीं रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में दिखाई देंगे आगे? जब मैं आंदोलन करता था तो आप लोग बोलते थे बाबा हो के आंदोलन क्यों करते हो? अभी बोलते बाबा जी आंदोलन क्यों नहीं करते हो? अभी मेरे से सुबह किसी ने पूछा, बाबा योग तो ठीक है, पाकिस्तान का क्या होगा? मैंने कहा हिंदुस्तान में चले योग और सीमाओं पर चले पाकिस्तान के साथ युद्ध। योग और युद्ध, युद्ध स्व विगत ज्वर, तो दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए। और काले धन के ऊपर जब मोदी जी ने नकेल कसना शुरू किया तब हायतोबा मच गई। अरे मोदी साहब ये क्या किया, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अभी लाखों लोगों की लिस्ट बनी हुई है, ये काले धन के जो चोर हैं, जो हरामखोर हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, भ्रष्टाचार करके, घोटाले कर करके लाखों करोड़ की दौलत जमा की थी। अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि ये व्यक्ति जो सोच लेता है वो करता है। इसलिए काले धन के खजाने, मैंने बार बार कहा था 90% काला धन देश के अंदर, ये बाहर भी गया 16 करोड़ पैसे ज्यादा। तो बाहर वाला भी लाएंगे, पहले अपने वालों को ठिकाने जरूर लगाएंगे,
तो काले धन के ऊपर मोदी जी मौन नहीं है, काले धन पर भी कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था इस देश को देने के लिए, जहां गरीब अमीर सबके लिए समान न्याय हो, इनइक्वलिटी ना हो देश में। और ये सच, हमने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन आंदोलन शुरू किया। सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे अभी भी विश्वास है कि मोदी जी संकल्प के धनी हैं। वो जो करोड़ों लोगों ने उनसे अपेक्षाएं जोड़ी हैं और हमारा भी जो आशा विश्वास है, उसको वो अवश्य पूरा करेंगे। बाबा जी, एक दूसरा प्रश्न ये है कि आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारे फार्मेसी जो हैं पूरे देश में खुल रहे हैं। बेसिकली सम ऑफ देम, बहुत सारे तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल देखते भी नहीं, काफी हेवी मेटल्स के प्रॉब्लम भी आते हैं। और इसको लेके कोई आयुष मिनिस्ट्री के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल और नॉर्म्स, तो है सर, रूल्स, रेगुलेशंस और उनको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर सरकारी स्तर पर भी काम होना चाहिए। और मुझे लगता है गैर सरकारी क्षेत्र में आगे हम इस दिशा में जरूर पहल करेंगे कि जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा तो है नहीं, वो सब बेहतर करें। उनके लिए जो भी हम ट्रेनिंग से लेकर के, इक्विपमेंट से लेकर के जो भी हम मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद करके इस दिशा में, इस रूप में उनको जरूर आगे लेके आएंगे कि चाहे वो मेटल्स को लेकर के है, मेडिसिन के क्वालिटी को लेकर के, उनके पैरामीटर्स को लेकर के है। इसमें कुछ नया भी करने की जरूरत है और कुछ पुरानी चीजों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। क्वालिटी कंट्रोल तो एक ही है कि उसके लिए आपको पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बने हुए, कुछ नहीं भी बने हुए। अभी तक बहुत चीजों की गाइडलाइन ही नहीं, तो कुछ की गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, जो बनी भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अपने यहाँ के गृह मंत्री आदरणीय श्री भाई प्रदीप जडेजा जी, वो भी इस शिविर में, उनकी भी एक मुख्य भूमिका होगी। आज सुबह मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया, तो वो यहाँ के साथ गृह मंत्री भी है और इस क्षेत्र के लिए उनको विशेष रूप से योग के कार्य के लिए उनको इस सेवा के लिए विशेष दायित्व दिया गया। और हमारे भूपेंद्र भाई तो बाबा पुलिस वाले को पूरा जोड़ेंगे क्या गृहमंत्री? सब पुलिस वाले जो बड़ी बड़ी तौंद वाले हैं, भारी शरीर वाले, उनको भी जोड़ना है क्या? जरूर। नहीं, आप प्रदीप जी ने कहा आपको कि इस तरह का आयोजन है। थैंक यू भाई ले लो भाई, फोटो ले लो। हमारे भूपेंद्र भाई तो योगी है। अभी हमने હું જયારે દિલ્હીમાં હું ને ત્યારે ત્યાંના જે નેશનલ ચેનલો છે એના માટે અમે સમય આપીએ છીએ, તો અહીંયા 4-5 ચેનલો જે ગુજરાતીના ચેનલો છે એને ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ આપીશ, કેમ કે થોડું મારું ગુજરાતીમાં પણ બોલવાનો અભ્યાસ સારું થઈ જશે, એટલે 4-5 ચેનલોને બારી બારી પ્રોગ્રામ આપવામાં આવશે સિક્વન્સ વાઇઝ, તો आप उसमें थोड़ा मदद करना। हाँ, थैंक यू। ये हमारा लक्ष्मण भाई बहुत दुबला पतला है, गुरबानी। ये भी जैसे हमारे शीशपाल भाई गुजरात में, इधर शीशपाल, ये दोनों हमारे ऐसे भाई हैं जो 5-5, 10-10 हजार लोगों के यहाँ कैंप लेते हैं। लक्ष्मण भाई भी और शीशपाल भाई भी, ये भी हमारे बड़े ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। तो अभी आगे भी ये दौर चलता रहेगा शिविरों का। बहुत बहुत नमस्ते।